So students, again I welcome you to my YouTube channel Sher Omil Jan and students we are at the video number 2. कंपनी अकाउंट्स का ये वीडियो नंबर 2 है और टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वी स्टार्टेड विद द टॉपिक अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है ना। दिस साइड Sher Omil Jan एंड वी विल बी नाउ प्रोसीडिंग विद अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वीडियो नंबर 2। मैं होप करता हूं आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देख लिया होगा, उसके बाद ही आप इस वीडियो पे आए होंगे। डायरेक्टली अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आएगा, पहले वीडियो नंबर 1 देखना फिर इस पे आना, ठीक है ना। अब स्टूडेंट वीडियो नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कोई भी कंपनी जब भी बनती है तो उसको बेसिकली मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होते हैं बनाना। मैंडेटरी मतलब होता है जरूरी, ठीक है ना। मेमोरेंडम कंपनी के एक्सटर्नल रेगुलेशन को गवर्न करता है और मेमोरेंडम को चेंज इजीली नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। देखो मैं आपको फिर बता देता हूं, कुछ हमको थ्योरी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा प्रैक्टिकल के पहले। मैं लास्ट वीडियो में भी कहता हुआ और मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। आप ऐसा मत सोचना सर ये थ्योरी क्यों पढ़ा रहे हो, मैं कोशिश करूंगा आपको सिर्फ वो थ्योरी पढ़ाऊं जो एग्जाम रेलेवेंट थ्योरी है। अननेसेसरी मैं भी आपका टाइम किल नहीं करूंगा और मैं आपको अननेसेसरी थ्योरी पढ़ाऊंगा भी नहीं। आप सिर्फ मेरे वीडियो को अच्छे से फॉलो करो, आपको पूरा अच्छे से आइडिया लग जाएगा, आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मैंने आपको एक चीज बताया था कि जब भी कोई कंपनी मेमोरेंडम बनाती है तो उसके अंदर एक क्लॉज होता है जिसका नाम होता है कैपिटल क्लॉज, और वो कैपिटल क्लॉज के अंदर कंपनी को सारी कैपिटल रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखनी होती है। अब उस कैपिटल क्लॉज के अंदर मैं आपको 3 तरह के बेसिक कैपिटल क्लासिफिकेशन समझा चुका था। एक ऑथोराइज कैपिटल, एक मैं आपको इशूड कैपिटल बता चुका था और एक था सब्सक्राइब कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल मतलब था इट इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट इज इशूड बाय द कंपनी। इसको हम लोग रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं। इशूड कैपिटल मतलब होता है जो कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है, और सब्सक्राइब मतलब होता है जितना पब्लिक हमारे अंदर इंटरेस्ट दिखाती है। ये तो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे। अब आज वाले वीडियो के अंदर मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूं बहुत अच्छे से समझना। मैं आपको सबसे पहले 2 टर्म समझाऊंगा बच्चों। एक तो समझाऊंगा मैं मीनिंग ऑफ वर्ड फेस वैल्यू और एक समझाऊंगा मीनिंग ऑफ वर्ड इशू प्राइस। मैं आपको एक तो मतलब बताऊंगा मीनिंग ऑफ वर्ड फेस वैल्यू और एक मतलब बताऊंगा इशू प्राइस, ठीक है ना। अब स्टूडेंट हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर एक कंसेप्ट समझा था, दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल। और ऑथोराइज कैपिटल के अंदर मैंने आपको ये बताया था ये क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल द कंपनी कैन रेज फ्रॉम द मार्केट। कोई भी कंपनी ऑथोराइज से ज्यादा कैपिटल मार्केट से नहीं ले सकती और ये ऑथोराइज कैपिटल उसको मेमोरेंडम में मेंशन करना होता है। फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर एक और कंसेप्ट समझाया था। बेसिकली ध्यान रखना, कंपनी और इन्वेस्टर को जो लिंक करता है ना आपस में, वो चीज होती है शेयर। मतलब इन दोनों को लिंक करने वाली जो चीज होती है वो होती है शेयर। अब क्या होता है, मान लो एक कंपनी है जिसने ऐसा बोला, सुनना मेरी बात ध्यान से। एक कंपनी है जिसने ऐसा बोला कि हमारा ऑथोराइज कैपिटल है 10 लाख रुपीस का। एक कंपनी है जिसने ऐसा बोला कि हमारा ऑथोराइज कैपिटल है 10 लाख रुपीस का। 10 लाख रुपीस है ना, ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख रुपीस है। मतलब वो कंपनी बताओ मार्केट से मैक्सिमम कितना पैसा रेस कर सकती है, तो इसका मतलब वो कंपनी मार्केट से मैक्सिमम 10 लाख रुपए रेस कर सकती है। अब कंपनी ने ऐसा बोला कि हमारा ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख रुपीस का है, इसका मतलब वो कंपनी मार्केट से मैक्सिमम कितना पैसा रेस कर सकती है, तो आप बोलोगे सर मैक्सिमम वो कंपनी मार्केट से 10 लाख रुपए रेस कर सकती है। अब वो जो 10 लाख रुपए रेस करेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो रेस किस फॉर्म में करेगी, शेयर की फॉर्म में रेस करेगी। पब्लिक को बदले में डॉक्यूमेंट क्या देगी, शेयर। तो उसको मेमोरेंडम के अंदर ये लिखना पड़ेगा कि हमारा एक शेयर किस वैल्यू पे रजिस्टर्ड होगा, हमारा एक शेयर किस वैल्यू पे रजिस्टर्ड होगा। कंपनी ने क्या बोला कि हमारा ऑथोराइज कैपिटल 10 लाख रुपीस है और 10 लाख रुपीस हम लोग जो देंगे वो शेयर्स के फॉर्म में लेंगे। अब कितने शेयर, तो ऐसा बोला कि एक शेयर जो होगा ना वो 10 रुपए का होगा। क्या बोला, एक शेयर कितने का होगा, 10 रुपए का होगा। अब आप बताओ अगर एक शेयर 10 रुपए का होगा मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए, तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए, 1 लाख शेयर। इसका मतलब कंपनी ये बोलती है कि हम मार्केट में 1 लाख शेयर मैक्सिमम इशू कर सकते हैं और हमारे शेयर की, मैं देखो ये नहीं बोल रहा हूं मार्केट में शेयर बिकेगा 10 पे। मैंने क्या बोला, कंपनी ने ये बताया कि हमारा 1 लाख शेयर हम मार्केट में मैक्सिमम इशू करेंगे और हमारे शेयर की रजिस्टर्ड वैल्यू कितनी होगी, 10 रुपए। रजिस्टर्ड वैल्यू का मतलब कंपनी ने अपने शेयर का रजिस्ट्रेशन कराया एट 10 रुपीज, तो 1 लाख इंटू 10 करूंगा तो आ जाएगा 10 लाख।
तो ध्यान रखना कैपिटल क्लॉज के अंदर जब मैं बात करता हूं ऑथोराइज कैपिटल इशूड सब्सक्राइब कैपिटल की, तो अब अगर वो वाला कंसेप्ट क्लियर है तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, वो वैल्यू, फेस वैल्यू को तुम ध्यान रखना एक और नाम से जानते हैं रजिस्टर्ड वैल्यू ऑफ द शेयर। मतलब एक शेयर की रजिस्टर्ड वैल्यू फेस वैल्यू भी कहलाती है। मतलब यह हुआ कि कंपनी अपने आप को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कंपनी अपने आप को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक शेयर को कितने पे रजिस्टर्ड करवा रही है। मतलब कंपनी की एक शेयर की वैल्यू जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है वो कहलाती है फेस वैल्यू। मतलब कंपनी ने अपना रजिस्ट्रेशन एक शेयर का क्या रेट से कराया, दैट इज नोन एज फेस वैल्यू। अब रजिस्ट्रेशन एक शेयर का कराना नेसेसिटी इसलिए होती है क्योंकि कंपनी को स्टैंप ड्यूटी पे करनी होती है और स्टैंप ड्यूटी हमेशा फेस वैल्यू पे होती है। तो फेस वैल्यू हो सकता है 10 रुपए हो सकता है फेस वैल्यू 100 रुपए हो सकता है 1 रुपए हो। तो फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, दैट वैल्यू एट विच द कंपनी गेट इटसेल्फ रजिस्टर्ड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फेस वैल्यू को रजिस्टर्ड वैल्यू भी कहा जाता है। मतलब वो वैल्यू जिस पे कंपनी ने अपने शेयर को मेमोरेंडम में, एक शेयर को मेमोरेंडम में रजिस्टर्ड करा रखा है, उसको हम लोग कहते हैं फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू के बाद अगला जो कंसेप्ट होता है दैट इज कंसेप्ट ऑफ इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब क्या होता है, इशू प्राइस को हम लोग एक और नाम से जानते हैं मार्केट प्राइस। क्या इशू प्राइस का मतलब होता है मार्केट प्राइस। अब तुम मेरी बात समझना, 1 लाख कंपनी के ऑथोराइज कैप शेयर्स हैं। कंपनी ने ऐसा बोला मैं मार्केट में 20,000 शेयर्स इशू कर रही हूं। कंपनी ने ऐसा बोला कि मार्केट में कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम लोग, वी आर इशूइंग इन द मार्केट 20,000 शेयर्स। और ये जो 20,000 शेयर्स इशू होंगे ना मार्केट में, वो इशू होंगे एट ₹12। फेस वैल्यू इसका 10 रुपीज है। ध्यान से सुनना मेरी बात। कंपनी ने क्या बोला कि हम 20,000 शेयर मार्केट में पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बंदा मेरे पास शेयर खरीदने आता है ना, तो मैं एक शेयर बेचूंगा कितने में, 12 रुपए में, जिसकी रजिस्टर्ड वैल्यू कितनी है, 10 रुपए। अब रजिस्टर्ड वैल्यू, जैसे मान लो मैंने कहा पेन है, मैंने बोला इस पेन की मान लो एमआरपी जो इसके ऊपर प्रिंटेड है वो लिखी है 20 रुपीज, बट मैंने बोला मैं इस पेन को बेचूंगा 25 में। तो बताओ बिल कितने का काट के दूंगा, बिल तो 20 का होगा, बट मैं मार्केट में बेच कितने पे रहा हूं, 25 पे। अब आप बेच सकते हो सर 25 पे कौन खरीदेगा, अगर मेरी डिमांड बहुत अच्छी है तो लोग खरीदेंगे 25 पे। तो कंपनी ने ऐसा बोला कि हमने अपने शेयर को रजिस्ट्रेशन कितने पे कराया, 10 पे, बट हम मार्केट में शेयर को बेच कितने पे रहे, 12 पे। तो ध्यान रखना यहां पर रजिस्टर्ड वैल्यू है ना, वो तो फेस वैल्यू होती है, और जिस रेट पे कंपनी मार्केट में शेयर को बेचती है दैट इज 12, दैट इज नोन एज इशू प्राइस, या इसको एक और नाम से जान सकते हैं मार्केट प्राइस। अब कंपनी मार्केट में शेयर को बेच रही है 12 रुपए पे, तो 12 रुपए कंपनी की इशू प्राइस कह दो या मार्केट प्राइस। और कंपनी रजिस्ट्रेशन कितने पे करा है, 10 पे, तो 10 कंपनी की फेस वैल्यू कह दो, रजिस्टर्ड वैल्यू। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, इशू प्राइस, दिस इशू प्राइस कैन बी इक्वल टू फेस वैल्यू और दिस इशू प्राइस कैन बी ग्रेटर देन फेस वैल्यू। कोई भी कंपनी हो सकता है उसको लगता है भैया एमआरपी 20 की है, मेरे को 20 में बेचना है, 20 में डिमांड आ जाए बहुत है, तो हो सकता है कंपनी मार्केट में बेचे किसके बराबर, फेस वैल्यू के बराबर। या हो सकता है कंपनी मार्केट में क्या करे, मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू। तो अगर इशू प्राइस और फेस वैल्यू बराबर है देन शेयर्स आर सेट टू बी इशूड एट पार। अगर इशू प्राइस और फेस वैल्यू बराबर है देन शेयर्स आर सेट टू बी इशूड एट पार, मतलब वो पार पे इशू किया है हमने। अगर हमारी मार्केट में जो हम जिस रेट पे शेयर को बेच रहे हैं वो फेस वैल्यू के बराबर है तो शेयर्स आर सेट टू बी इशूड एट पार। और अगर मेरी इशू प्राइस मतलब मार्केट में बेच रहा हूं 12 पे और फेस वैल्यू कितनी है, 10, मतलब मैंने अपने शेयर का रजिस्ट्रेशन तो 10 पे करा रखा है मेमोरेंडम में, बट मैं बेच कितने पे रहा हूं, 12 पे। तो इस केस में कहलाता है आई एम इशूइंग शेयर्स एट प्रीमियम। मैं शेयर्स किस पे बेच रहा हूं, प्रीमियम पे। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है, क्या सर ये बताओ कि क्या कोई कंपनी इस शेयर को 8 रुपए पे भी बेच सकती है क्या, भले ही उसने अपना रजिस्ट्रेशन 10 पे करा रखा है, लेकिन ये बताओ क्या कोई कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से कम पे बेच सकती है क्या। तो मेरा आंसर है नो, NO मतलब नो, बड़ा वाला नो। बोले सर ऐसा क्यों,
बच्चों पुराना कंपनीज एक्ट ये अलाउ करता था कोई भी कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे भी बेच सकती थी, बट जो नया कंपनीज एक्ट है वो नया कंपनीज एक्ट कंपनी को अलाउ नहीं करता है। मतलब कंपनी या तो शेयर को इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर रखे या इशू प्राइस फेस वैल्यू के ज्यादा रखे। कोई भी कंपनी इशू प्राइस लेस देन फेस वैल्यू मतलब शेयर को डिस्काउंट पे कभी भी नहीं बेच सकते हैं। यू कैन नॉट सेल शेयर एट डिस्काउंट। डिस्काउंट पे नए कंपनीज एक्ट में शेयर को बेचना अलाउड नहीं है। तो अब मेरी बात समझेंगे, इसकी नोटिंग करेंगे, लेकिन नोटिंग के पहले फिर से रिवाइज करेंगे। मेमोरेंडम के अंदर जो कैपिटल क्लॉज होता है उसमें कंपनी को ऑथोराइज कैपिटल बताना होता है। ऑथोराइज कैपिटल लमसम होता है, लेकिन एक शेयर को कंपनी जिस रेट पे मेमोरेंडम में रजिस्टर्ड कराती है वो कहलाती है फेस वैल्यू। बच्चे फेस वैल्यू को कंफ्यूज करते हैं मार्केट प्राइस से। मैं तुमको प्रॉमिस कर रहा हूं, तुम्हारे जो भी बच्चे चैनल पे नहीं पढ़ रहे हो, तुम पूछना फेस वैल्यू का मतलब क्या है, तो सब बोलेंगे मार्केट प्राइस। बट ध्यान रखना, फेस वैल्यू का मतलब मार्केट प्राइस नहीं होता है। फेस वैल्यू का मतलब होता है कंपनी ने अपने शेयर को मेमोरेंडम में क्या रेट पे रजिस्टर्ड कराया है। अब कंपनी जब मार्केट में शेयर को बेचती है तो हो सकता है या तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस बराबर हो। इशू प्राइस को हम लोग मार्केट प्राइस भी कहते हैं। मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू बराबर हो। अगर मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू बराबर है तो हम कहते हैं शेयर्स आर सेड टू बी इशूड एट पार। ऐसा भी हो सकता है मार्केट प्राइस ज्यादा हो फेस वैल्यू कम हो तो हम बोलते हैं शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। और अगर मार्केट प्राइस कम है फेस वैल्यू ज्यादा है तो हम बोलेंगे शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट, जो अब नए कंपनीज एक्ट में अलाउ नहीं है। मतलब कोई भी कंपनी शेयर को मार्केट फेस वैल्यू से नीचे नहीं बेच सकती है। आई बात समझ में? अब पहले इसकी नोटिंग करेंगे फिर आगे वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो सब लोग फटाफट इसकी नोटिंग कर लो, ठीक है बच्चों। नाउ कंपनी अकाउंट्स का वीडियो नंबर 2 है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल टॉपिक पढ़ रहे हैं। बेसिक टर्म रिलेटेड विद शेयर प्राइस, हेडिंग लगाओगे बेसिक टर्म रिलेटेड विद शेयर प्राइस। पहला पॉइंट लिखो फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू का मतलब होता है इट इज द वैल्यू पर शेयर। इट इज द वैल्यू पर शेयर with which the company has registered itself in the memorandum of association। वो वैल्यू जिससे कंपनी ने अपने आप को मेमोरेंडम में रजिस्टर्ड कराया है वो वैल्यू कहलाती है फेस वैल्यू। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पार वैल्यू या रजिस्टर्ड वैल्यू। तुम लोग मेन पार भी छोड़ दो, तुम लोग मेन ध्यान रखो, इसको रजिस्टर्ड वैल्यू भी कहा जाता है पर शेयर। फेस वैल्यू का मतलब होता है इट इज द वैल्यू पर शेयर विद विच द कंपनी हैज रजिस्टर्ड इटसेल्फ इन द मेमोरेंडम। इसको हम लोग रजिस्टर्ड वैल्यू पर शेयर भी कहते हैं। इशू प्राइस, इशू प्राइस का मतलब होता है वो प्राइस जिस पे शेयर आर इशूड बाय द कंपनी इन द मार्केट। मतलब जिस रेट पे कंपनी शेयर को मार्केट में बेच रही है वो कहलाती है इशू प्राइस। इट इज ऑल्सो नोन एज मार्केट प्राइस। नोट करके लिखेंगे कंपनी कैन इशू शेयर्स इन मार्केट एज फॉलोज। इधर इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर है। अगर ऐसा दोनों बराबर है तो इसको कहते हैं इशूड एट पार। इसको क्या बोलेंगे? इशूड एट पार। या फिर इशू प्राइस ग्रेटर देन फेस वैल्यू तो इसको बोलेंगे इशूड एट प्रीमियम। इसको क्या बोलेंगे? इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर इन मार्केट एट अ प्राइस लोअर देन फेस वैल्यू। कोई भी कंपनी मार्केट में शेयर को फेस वैल्यू से नीचे नहीं बेच सकती है। मींस इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट इज नॉट अलाउड एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कोई भी कंपनी शेयर को डिस्काउंट पे नहीं बेच सकती है। बताओ समझ में आया यहां तक? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। नाउ अब स्टूडेंट अगला कंसेप्ट समझो। जैसे मान लो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया था, एक तो कंसेप्ट ऑफ इशू प्राइस और एक मैंने आपको कंसेप्ट बताया था फेस वैल्यू। अब क्या होता है, जैसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझना। मैंने ये बोला रिलायंस कंपनी ने मार्केट में शेयर इशू किए। कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू किए और एक शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपये और फेस वैल्यू 10 थी और मान लो इशू प्राइस भी उसने 10 ही रखी है। मतलब उसने सोचा कि मार्केट में हम शेयर को बेचेंगे, फेस वैल्यू और इशू प्राइस बराबर रख के बेचेंगे। अब कंपनी ने इसमें शेयर होल्डर को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया और रिलैक्सेशन ऐसे दिया कि ये जो 10 रुपये है ये 10 रुपये पूरे आपको एक साथ नहीं देने। जैसे मान लो तुमने अज्यूम करो या तुमने मेरे यहाँ ट्यूशन करी। उस ट्यूशन के अंदर क्या किया, मान लो मैंने बोला भैया मेरी टोटल फी 10,000 है। मैंने क्या बोला कि मेरी टोटल फीस कितनी है? 10,000। बट मैंने ये बोला कि ये 10,000 आपको पूरे एक साथ नहीं देने, आपको ये 10,000 देने इंस्टॉलमेंट में। अब मैंने बोला इसमें आप एक काम करना, पहली इंस्टॉलमेंट दे देना मेरे को 3,000 रुपए की, दूसरी इंस्टॉलमेंट फिर से दे देना 3,000 की,
और तीसरी इंस्टॉलमेंट दे देना 4,000 की। तो आपको क्या होगा, ये जो 10,000 का पेमेंट करना है थोड़ा इजी हो जाएगा पेमेंट करने के लिए। उसी तरह रिलायंस कंपनी ने क्या किया, 1 लाख शेयर इशू किए मार्केट में, 10 रुपए की फेस वैल्यू, और इशू भी उसने 10 रुपए पे किए। मतलब इशू किस पे किया उसने, एट पार। मैंने बताया था इशू प्राइस फेस वैल्यू बराबर है, तो इशू किस पे हुआ, एट पार। अब कंपनी ने शेयर होल्डर को ये बोला कि ये 10 रुपए काम करना आप इंस्टॉलमेंट में दे देना, और ये बोला कि 3 इंस्टॉलमेंट है। पहली इंस्टॉलमेंट 3 रुपए की हो सकता है, 4 की हो, 5 की, कुछ भी हो सकता है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं। दूसरी इंस्टॉलमेंट 4 रुपए की, और तीसरी इंस्टॉलमेंट फिर से 3 रुपए की। कंपनी ने ये बोला कि आप जो हमको 10 रुपी दोगे ना, वो आप इंस्टॉलमेंट में देना। पहली इंस्टॉलमेंट 3 रुपीज की है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 4 रुपीज की है, और तीसरी इंस्टॉलमेंट 3 रुपए की है। अब क्या होता है, कंपनी के केस में हमेशा ध्यान रखना, ये जो इंस्टॉलमेंट होती है ना बच्चों, इस इंस्टॉलमेंट को कंपनी में अलग से नाम दिया हुआ है। कंपनीज एक्ट ने यह नाम दिया है इंस्टॉलमेंट को, है वो इंस्टॉलमेंट। इस 10 रुपए को ब्रेक कर दिया, पहली इंस्टॉलमेंट 3 रुपए, दूसरी इंस्टॉलमेंट 4 रुपए, तीसरी इंस्टॉलमेंट फिर से 3 रुपए, 3 और 4 7 और 3 10 रुपए। अब कंपनी के अंदर ध्यान रखना, जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं विद द नेम ऑफ वर्ड एप्लीकेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। और उसके साथ में बता देता हूं शेयर, क्योंकि शेयर के ऊपर आ रही है। तो पहली इंस्टॉलमेंट को हम कहते हैं एप्लीकेशन। आप एक बार अप्लाई करो 3 रुपए देकर के, फिर कंफर्मेशन आपको बाद में मिलेगा। तो पहली इंस्टॉलमेंट को कंपनी केस में कहते हैं शेयर एप्लीकेशन। मैंने बताया ना, फीस की जैसे मैंने इंस्टॉलमेंट करी, कंपनी ने शेयर की इंस्टॉलमेंट कर दी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को कंपनी के केस में कहते हैं अब कंफर्म हो गया। अब हो सकता है देखो यहां कंफर्म हो नहीं हो, अगर आपको कंफर्म नहीं किया तो पैसा लौटा देंगे, और कंफर्म कर दिया तो पैसा रख लेंगे। अगर कंफर्म हो गया तो आपको सेकेंड इंस्टॉलमेंट देने का बोला जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं शेयर अलॉटमेंट। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होती है शेयर के केस में, दैट इज नोन एज शेयर अलॉटमेंट। और जो थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं कॉल्स। अब कॉल्स में क्या होता है, कॉल्स में अगेन अब थर्ड इंस्टॉलमेंट कॉल कहलाती है। अब जैसे मान लो आपने चौथी इंस्टॉलमेंट रख दी, मान लो मैंने कहा तीसरी इंस्टॉलमेंट आपने 2 रुपए की रखी और चौथी इंस्टॉलमेंट 1 रुपए की रखी। अज्यूम करो 4 इंस्टॉलमेंट है, 3 और 4 7 और 2 9 और 1 10। तो पहली इंस्टॉलमेंट को तो एप्लीकेशन कहेंगे, शेयर एप्लीकेशन। दूसरी इंस्टॉलमेंट को शेयर अलॉटमेंट कहेंगे। तीसरी इंस्टॉलमेंट के बाद जो स्टार्ट होता है वो होता है कॉल। अब अगर थर्ड इंस्टॉलमेंट है तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज नोन एज फर्स्ट कॉल, और चौथी इंस्टॉलमेंट है तो इसको बोलूंगा दिस इज नोन एज सेकंड कॉल। अगर मान लो पांचवी है तो थर्ड कॉल। मतलब अब नॉर्मल क्या होता जाएगा, अब कॉल की स्टेजेस आती जाएगी, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल, ऐसे चलेगा। अगर आपने तीसरी इंस्टॉलमेंट पे एंड कर दिया तो दिस इज योर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये पहला और आखिरी कॉल है आपका। तो ध्यान रखना, जब भी कंपनी में शेयर को इशू करते हैं तो शेयर का पैसा लेने का तरीका इंस्टॉलमेंट में होता है। पहली इंस्टॉलमेंट कहलाती है एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट कहलाती है अलॉटमेंट, और फिर स्टेजेस स्टार्ट होती है कॉल की। आई बात समझ में? तो पहले इसकी नोटिंग करते हैं, फिर आगे वाले टर्म को समझते हैं, ठीक है ना। यहां तक तो मैंने पूरा नोटिंग करा दिया। अब इशू ऑफ शेयर्स इन इंस्टॉलमेंट, कंपनी कलेक्ट द मार्केट प्राइस, इशू प्राइस फ्रॉम द पब्लिक इन इंस्टॉलमेंट। कंपनी अपनी इशू प्राइस किसमें कलेक्ट करती है, इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट इन केस ऑफ शेयर आर नोन एज, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज नोन एज शेयर एप्लीकेशन, सेकेंड इंस्टॉलमेंट इज नोन एज शेयर अलॉटमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट ऑनवर्ड्स कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल एंड सो ऑन। आई बात समझ में? तो कंपनी जो पैसा कलेक्ट करती है वो कलेक्ट करती है इंस्टॉलमेंट में। पहली इंस्टॉलमेंट कहलाती है एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट कहलाती है अलॉटमेंट, और तीसरे के बाद स्टार्ट हो जाते हैं कॉल। गेटिंग माय पॉइंट? अब हम लोग इन सब जो मैंने डिस्कशन करा उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मैं आपको वो पढ़ा देता हूं एक बार, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या समझा रहा हूं मैं, आप मेरी बात ध्यान से समझना। अज्यूम करो एक कंपनी ने ऐसा बोला कि हमारी इशू प्राइस है 10 रुपए की। एक कंपनी ने ऐसा बोला इशू प्राइस 10 रुपए की है। इस 10 रुपए को हम लोग लेंगे 3 इंस्टॉलमेंट में। पहली इंस्टॉलमेंट होगी 3 रुपए की, जो हमारी एप्लीकेशन कहलाएगी, अभी मैंने समझाया। दूसरी इंस्टॉलमेंट होगी 4 रुपए की, जो अलॉटमेंट कहलाएगी। पहली इंस्टॉलमेंट एप्लीकेशन कहलाएगी, दूसरी कहलाएगी अलॉटमेंट, और तीसरी इंस्टॉलमेंट होगी फिर से 3 रुपए की, जो कहलाएगी कॉल। समझना मेरी बात को।
कंपनी ने ऐसा बोला कि हमारे शेयर की इश्यू प्राइस है 10 रुपए और वो 10 रुपए कलेक्ट करेंगे हम 3 इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट 3 रुपए की जो एप्लीकेशन है, दूसरी इंस्टॉलमेंट 4 रुपए की जो अलॉटमेंट है, और तीसरी इंस्टॉलमेंट 3 रुपए की जो कॉल्स है। तो अब आप मेरी बात समझो, जब कंपनी ने ऐसा बोला कि इश्यू प्राइस 10 रुपये है और हम इसको कॉल करेंगे इन वेरियस इंस्टॉलमेंट, तो इंस्टॉलमेंट में कॉल करने के बाद अब तुम यहां पर दो चीजें समझना। एक तो होती है जिसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, एक तो वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, और एक वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं पेड अप वैल्यू। अब आप मेरी बात समझो, कंपनी ने क्या करा, 3 रुपए मंगवा लिए, एप्लीकेशन पे दे दिया, 4 रुपए मंगवा लिए। अभी तक ये 3 रुपए मंगवाना बाकी है, जो फाइनल कॉल है ना, वो 3 रुपए अभी तक मंगवाना पेंडिंग है। तो हम क्या बोलेंगे, इस केस में कंपनी ने मंगवाए कितने रुपए, 3 और 4 7 रुपए। अभी तक ये वाली इंस्टॉलमेंट डिमांड ही नहीं करी। तो वो इंस्टॉलमेंट जो हम लोग डिमांड कर चुके हैं उसको हम लोग कहते हैं कॉल्ड अप वैल्यू, और इस केस में मेरी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 रुपीज माई कॉल्ड अप वैल्यू। मैंने कंपनी ने शेयर होल्डर से कितना पैसा मंगवा चुकी है, 3 रुपए एप्लीकेशन के मंगवा चुकी है, 4 रुपए अलॉटमेंट के मंगवा चुकी है। मतलब जो कंपनी का टोटल कॉल्ड अप वैल्यू है वो कॉल्ड अप वैल्यू है ₹7। तो कॉल्ड अप वैल्यू है ₹7। अब मान लो कोई शेयर होल्डर ऐसा है जिसने क्या करा, इस 3 रुपए को तो दे दिया और ये 4 रुपए देना बाकी है। तो हम क्या बोलेंगे, पेड अप वैल्यू का मतलब होता है वो पैसा जो शेयर होल्डर दे चुका है। अब मेरे को एक बात बताओ, इस केस में शेयर होल्डर ये 3 रुपए तो दे चुका है और ये 4 रुपए देने बाकी हैं। तो ये 4 रुपए जो देने बाकी है ना, तो हम क्या बोलेंगे, इस केस में शेयर होल्डर का पेड अप वैल्यू कितना है, पेड अप वैल्यू है 3 रुपए का, और कॉल्ड अप वैल्यू कितना है, 7 रुपी। मतलब बताओ अनकॉल्ड वैल्यू अनपेड वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर अनपेड वैल्यू है 4 रुपए। आई बात समझ में। अब मान लो सिचुएशन ऐसी है, मान लो सिचुएशन ऐसी है, 3 रुपए मंगवा चुके हैं, 4 रुपए मंगवा चुके हैं, ये 3 रुपए भी मंगवा चुके हैं। तो हम क्या बोलेंगे, शेयर्स आर फुली कॉल्ड अप। शेयर्स क्या है, शेयर्स आर फुली कॉल्ड अप, क्योंकि शेयर है 10 रुपए का और मंगवा भी कितने चुके हैं हम लोग, 10 रुपए। शेयर की वैल्यू है 10 रुपए की और हम मंगवा भी कितने चुके हैं, 10 रुपए। तो दिस इज नोन एज शेयर्स आर फुली कॉल्ड अप। और मान लो अगर शेयर होल्डर ने इस 10 रुपए में से पूरा का पूरा 10 रुपए का पेमेंट भी कर दिया है। मैंने शेयर खरीदे थे, कंपनी ने मंगवाया 10 रुपए, मैंने इंस्टॉलमेंट मांगी 3, तुमने इंस्टॉलमेंट दे भी दी, तो फिर उस केस में ध्यान रखना, दिस इज नोन एज फुल्ली पेड अप। इसको क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज फुल्ली पेड अप। मतलब शेयर था 10 रुपए का, कॉल्ड अप वैल्यू 10 थी और पेड अप वैल्यू भी कितनी है, 10। तो अगर शेयर का 10 रुपए का फेस वैल्यू है, आप मंगवा चुके हो 10 रुपए और पे भी कर चुका है 10 रुपए, तो वो कहलाता है फुल्ली पेड अप शेयर। मतलब वो शेयर का पूरा पेमेंट कर चुका है। फुल्ली पेड अप मतलब आप पूरा पैसा मंगवा चुके हो और सामने वाला पूरा पैसा दे चुका है। अब मान लो आपने मंगवाए तो 10 रुपए, आपकी कॉल्ड अप वैल्यू तो 10 रुपए। कॉल्ड अप मतलब जितना कंपनी ने पैसा मंगवाया, और पेड अप मतलब होता है जितना पैसा शेयर होल्डर ने दे दिया। अब आप मेरी बात समझना, आपने मंगवाए तो 10 रुपए थे और शेयर होल्डर ने दिए 8 रुपए। आपने मंगवाए कितने थे, 10 रुपए, और शेयर होल्डर ने दिए कितने, 8 रुपए। तो ऐसे केस में बोलूंगा ये शेयर कहलाता है पार्टली पेड अप। पार्टली मतलब अभी तक इस पे सारा पेमेंट नहीं आया, लेकिन कंपनी सारे पैसे मंगवा चुकी है। तो पार्टली कॉल्ड अप मतलब जब कंपनी ने पैसा कम मंगवाया। पार्टली पेड अप मतलब जब कंपनी पैसा तो मंगवा चुकी है बट शेयर होल्डर ने दिया नहीं है। और फुली पेड अप मतलब फेस वैल्यू 10 रुपए, पूरा मंगवा चुकी है और पूरा पैसा हम लोग दे चुके हैं। आई बात समझ में। इंस्टॉलमेंट को, पहली इंस्टॉलमेंट को बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट को बोलेंगे शेयर अलॉटमेंट, उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, इस तरह चलते रहेंगे। फेस वैल्यू का मतलब जिस वैल्यू पे कंपनी ने अपने आप के शेयर को रजिस्टर्ड करा रखा है मेमोरेंडम में। इशू प्राइस का मतलब मार्केट प्राइस। गेटिंग माय पॉइंट। अगर इशू प्राइस फेस वैल्यू के बराबर है तो इशू कहलाएगा पार पे। अगर इशू प्राइस फेस वैल्यू से ज्यादा है तो इशू कहलाएगा प्रीमियम पे। गेटिंग माय पॉइंट। ठीक है, तो अब पहले हम इसकी एक बार पूरी नोटिंग कर लेते हैं। नाउ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मैंने अभी आपको बताया
अब सब इंपॉर्टेंट टर्म्स, अब इंपॉर्टेंट टर्म में पहला टर्म लिखेंगे सब लोग, कॉल्ड अप वैल्यू। अब कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब क्या होता है? अमाउंट डिमांडेड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, वो पैसा जो कंपनी ने डिमांड किया किससे? शेयर होल्डर से। फॉर एग्जाम्पल, शेयर विथ फेस वैल्यू 10, अमाउंट डिमांडेड बाय कंपनी, फेस वैल्यू 10 रुपए, कंपनी ने डिमांड किया एप्लीकेशन के 3, अलॉटमेंट के 4, मतलब टोटल कंपनी ने डिमांड कितने की है? 7 रुपी। तो कॉल्ड अप वैल्यू 7 है, अनकॉल्ड वैल्यू कितनी है? 3। अभी तक कंपनी ने फर्स्ट कॉल 3 रुपए नहीं मंगवाए, तो कॉल्ड अप वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट डिमांडेड बाय द कंपनी, कंपनी ने शेयर होल्डर से कितना पैसा मंगवाया। शेयर विथ फेस वैल्यू 10 है, कंपनी ने 7 रुपए मंगवाया, अभी तक 3 रुपए नहीं मंगवाए, तो कॉल्ड अप वैल्यू 7 है और 3 रुपए नॉट डिमांड अभी तक है। अब मान लो इस 7 में से कोई शेयर होल्डर 5 रुपए देता है तो कहलाता है पार्टली पेड अप, ठीक है ना। फिर पेड अप वैल्यू, इट इज द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। Shares are said to be fully paid up when the shareholder has paid entire money what is due from him. जितना पैसा ड्यू था सारा पे कर चुका है। फॉर एग्जाम्पल, फेस वैल्यू 10, शेयर होल्डर इज पेड ₹10, तो वो कहलाएगा फुल्ली पेड अप। 10 रुपए का शेयर है और 10 रुपए दे चुका है तो कहलाएगा फुल्ली पेड अप। शेयर आर सेड टू बी पार्टली पेड अप व्हेन द शेयर होल्डर इज नॉट पेड द अमाउंट व्हाट इज ड्यू फ्रॉम देम, मतलब जितना पैसा ड्यू है उतना पूरा नहीं दिया तो कहलाएगा पार्टली पेड अप, ठीक है ना। ठीक है, समझ आया। मान लो शेयर 10 रुपए का है और पे उसने 8 रुपए किया तो कहलाएगा पार्टली पेड अप। अनपेड अमाउंट कितना है? 2 रुपए, बट कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है? 10 रुपए। गेटिंग माय पॉइंट? अब स्टूडेंट्स में एक चीज और ध्यान देना, जो शेयर्स कंपनी इशू करती है मार्केट के अंदर, ये एक बहुत छोटा सा नोटिंग है, आप लोगों ने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, उसको मैं नॉर्मल एलोबरेट कर रहा हूं। शेयर्स विद द कंपनी इशू टू द पब्लिक इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। दो तरह के शेयर होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है ना। अनलेस स्पेसिफाइड द शेयर आर ऑलवेज अज्यूम टू बी इक्विटी, जब तक स्पेसिफाइड नहीं हो हमेशा शेयर कौन सा मानेंगे? इक्विटी। इसका अगर तुमको डिफरेंस देखना हो तो बुक के अंदर तुमको पेज नंबर, मैं पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर 8.8 पे डिफरेंस गिवन है। मैं इक्विटी और प्रेफरेंस के डिफरेंस की बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये तुम लोग इक्विटी और प्रेफरेंस ऑलरेडी। तो स्टूडेंट, अब आफ्टर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ शेयर, मैं जो अगला लास्ट कंसेप्ट इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं, दैट इज कंसेप्ट ऑफ कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस, ठीक है ना। अब अरियर का मतलब क्या होता है? टाइम पे नहीं देना, और एडवांस मतलब होता है पहले दे देना। एरियर वर्ड का मतलब होता है टाइम पे नहीं देना और एडवांस का मतलब होता है पहले दे देना। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। अज्यूम करो एक कंपनी ने ऐसा बोला कि हमारे शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए। एक कंपनी ने ऐसा बोला हमारे शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपए, एप्लीकेशन पे देने आपको 3 रुपए, अलॉटमेंट पे देने आपको 4 रुपीज और फर्स्ट कॉल पे देने आपको अगेन 3 रुपीज। अब दो शेयर होल्डर थे, एक तो था मान लो मिस्टर ए, ठीक है, और एक था मिस्टर बी। मिस्टर ए थोड़ा कंजूस प्रवृत्ति का आदमी था और मिस्टर बी थोड़ा खुले हाथ वाला आदमी था, मतलब वो आराम से पैसा दे देता था। अब मिस्टर ए तो क्या करता है, कंपनी ने पहले 3 रुपए मंगवाए, उसने 3 रुपए तो एप्लीकेशन पे दोनों ने दे दिए, ए ने भी दे दिया और बी ने भी दे दिया। ये मिस्टर ए और ये मिस्टर बी है। मैंने भी बताया मिस्टर ए थोड़ा कंजूस आदमी और मिस्टर बी थोड़ा दिल खुश मिजाज आदमी है जो टाइम पे पैसा दे देता है। अब कंपनी ने 3 रुपए मंगवाए, ए ने भी दे दिए और बी ने भी दे दिए। कंपनी ने 4 रुपए मंगवाए, ए ने तो दिए ही नहीं 4 रुपए, ए ने नहीं दिए, और बी ने क्या किया पता है, ये 4 तो दिए ही सही और अगले 3 रुपए उसने इस 4 के साथ ही दे दिए। उसने बी ने कहा यार मेरे को आगे तो देने ही है, अभी एक काम करता हूं, अभी 7 रुपए दे देता हूं, और ए ने क्या किया है 4 रुपए नहीं दिए। और अब कंपनी ने वापस ये 3 रुपए मंगवाए तो ए ने पुराने 4 भी नहीं दिए और ये 3 भी नहीं दिए। तो अब यहां पे एक चीज ध्यान रखना, बी के लिए तो क्या बोलूंगा, बी के लिए तो कॉल इन एडवांस है। कितने का कॉल इन एडवांस है? तो आप बोलोगे सर बी के लिए तो कॉल इन एडवांस 3 रुपए, क्योंकि जब मंगवाए थे 4 रुपए, बी ने ऑलरेडी 3 रुपए एडवांस में दे दिए। और ए के लिए बोलूंगा कॉल्स इन अरियर है, तो एरियर कितना है? ए के लिए एरियर है 7 रुपी। अब तुम यहां पे है ना, एक वर्ड है कॉल इन अरियर, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कॉल इन अरियर मतलब सिर्फ कॉल का पैसा ड्यू है, ऐसा नहीं है। कॉल इन अरियर मतलब कितना अमाउंट जो अपन ने मंगवाया वो ड्यू है। कॉल्स इन अरियर मतलब अलॉटमेंट का अमाउंट भी ड्यू है और कॉल का अमाउंट भी ड्यू है। तो कॉल्स इन अरियर मतलब आप ये मत समझना कि सिर्फ अलॉटमेंट, सिर्फ कॉल का पैसा ड्यू होता है। तो कॉल इन अरियर का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने पैसा मंगवाया और शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया,
और कॉल इन एडवांस का मतलब क्या होता है, कंपनी ने पैसा मंगवाया नहीं और शेयर होल्डर ने एडवांस में दे दिया। अब मेरे को एक बात बताओ, कॉल इन एडवांस तुम लोगों को खुद को समझ में आ रहा है, कंपनी के लिए एक तरह से ये क्या है, लाइबिलिटी है भाई। कॉल इन एडवांस एक तरह से कंपनी के लिए क्या है, लाइबिलिटी है। और कॉल इन अरियर एक तरह से कंपनी के लिए क्या है, असेट है। तो क्योंकि कॉल इन अरियर कंपनी के लिए एसेट है, इसलिए इसका डेबिट बैलेंस होगा। और कॉल इन एडवांस क्योंकि कंपनी के लिए लाइबिलिटी है, तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो कॉल इन अरियर मतलब अमाउंट अपना ड्यू है, अपन ने पे नहीं किया। और कॉल इन एडवांस मतलब हमने एडवांस में पैसा दे दिया, अभी तक ड्यू नहीं हुआ। कॉल इन एडवांस कंपनी के लिए लाइबिलिटी है और कॉल इन अरियर कंपनी के लिए असेट है। आई बात समझ में? अब इसकी नोटिंग कर लेते हैं हम लोग। तो कॉल्स इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर मीन्स, हेडिंग लगाना, कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन अरियर मीन द अमाउंट नॉट रिसीव बाय द कंपनी टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, मतलब जो पैसा कंपनी ने रिसीव नहीं किया टुवर्ड्स शेयर कैपिटल, ठीक है ना। समटाइम द शेयर होल्डर, यहां पे मैं प्रीमियम की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, सिर्फ शेयर कैपिटल के लिए कह रहे, मैं तुमको आगे समझाता हूं। समटाइम द शेयर होल्डर आफ्टर हैविंग पेड एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी को देने के बाद फेल्स टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट अलॉटमेंट का देना नहीं पे करता है। और कॉल, अमाउंट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर टुवर्ड्स अलॉटमेंट एंड कॉल इज ट्रांसफर टू कॉल इन अरियर। ध्यान रखना, जो अमाउंट एप्लीकेशन का, तो ऐसा हो नहीं सकता पे नहीं करे, एप्लीकेशन पे करेगा तभी वो अलॉटमेंट की स्टेज पे जाएगा, तभी कंफर्म होगा। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल, अमाउंट नॉट पेड बाय शेयर होल्डर टुवर्ड्स अलॉटमेंट इज कॉल इज ट्रांसफर टू कॉल इन अरियर। Call in arrear is the asset of the company and is shown. Call in arrear is the asset of the company and is shown. कहां पे शो होता है? Is shown debit balance in company's balance sheet. कंपनी के बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है, मतलब असेट की तरफ आएगा। अब ट्रीटमेंट हो सकता है लाइबिलिटी में लेस भी हो जाए, बट तुम ध्यान रखना डेबिट बैलेंस है, कंपनी का असेट है। कॉल इन एडवांस इज द अमाउंट रिसीव इन एडवांस बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर। ये थोड़ा गलती हो गया था, ये कट कर दिया, इसको नहीं रीड करना। कॉल इन एडवांस इज द अमाउंट रिसीव इन एडवांस बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर व्हेन नॉट ड्यू, मतलब अभी तक ड्यू नहीं और कंपनी ने क्या रिसीव कर लिया, एडवांस रिसीव कर लिया। कॉल इन एडवांस इज द लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी, ध्यान रखना, कॉल इन एडवांस कंपनी की लाइबिलिटी है, कॉल इन अरियर कंपनी का असेट। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने ये बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था, फेस वैल्यू, इशू प्राइस, कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस, सब्सक्राइब, इशूड, ये सारे टर्म्स मैं आपको अभी तक समझा चुका हूं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम लोग बेसिक अकाउंटिंग एंट्रीज और कुछ और थ्योरेटिकल पार्ट और बैलेंस शीट के कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आप चाहते हो कंपनी के आपको रेगुलर वीडियो मिले, तो मेरे को व्हाट्सअप करना 9929411361 और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं बट कमेंट अच्छा नहीं करते हैं, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में लिखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ठीक है ना। ये एक मेरा मेन मोटिवेटिंग फोर्स है। तो जितना आप अच्छे से मेरे को सब्सक्राइब करके शेयर करोगे, उतना मैं आपको अच्छा कंटेंट ला के दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।